Hello student, this is Shivani Chauhan. Welcome to Easy Path Education. So welcome to you all on the next test series या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस सीरीज ऑफ 50 क्वेश्चंस. सो हम 50 क्वेश्चंस लगातार करते आ रहे हैं जब तक आपके एग्जाम आपका एजुकेशन का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है ऑफ जेकेपीएससी लेक्चर 10+2. ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सबसे पहले बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी. तो क्रिएटिविटी के कौन से इंडिकेटर्स हैं? देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएटिविटी से भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्रिएटिविटी पर ज़्यादा ध्यान रखने हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, है ना. आप क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिएटिव एबिलिटी किसके अंदर कहोगे तो वो आपको ध्यान में रखना है. सो नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, रिस्क टेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इनटॉलरेंस ऑफ फॉर बोर्डम. बताइए, एक क्रिएटिविटी का क्या इंडिकेटर हो सकता है? आपको इन ऑप्शंस में से चूज करके बताना है कि कौन सा सही है. सो स्टूडेंट, आप रिपीटेड प्रैक्टिस करते हो क्रिएटिविटी में तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्रिएटिविटी डील्स विद द डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, जिसमें आप बहुत अलग अलग दिशाओं में सोचते हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है. सो इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ये भी बिल्कुल गलत है. ये तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसका नेगेटिव पॉइंट आपने बता दिया है कि ये नहीं आएगा. ओके, सो रिस्क टेकिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो नई प्रॉब्लम से डील करते हैं, नई न्यू सिचुएशंस में. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसमें आप डिफरेंट आइडियाज को लेकर के चलते हो, जो सूट करेगा वो आप उसमें यूज कर दोगे ना कोई भी प्रॉब्लम में. इनटॉलरेंस फॉर बोर्डम, की बोर्डम जब आपको फील होती है तो आप उसको नहीं सह पाते हो, साथ ही साथ उसे फिर आप नई चीजें करने लग जाते हो. तो मतलब हमेशा क्यूरियस होते हो जानने के लिए और कुछ नया करने के लिए, नोवेल विचार या फिर नोवेल चीजें करने के लिए. ओके, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करा जाता है क्रिएटिविटी में. सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, 4 एंड 5 ऑप्शन, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट इज द डाइट्स, है ना. डाइट्स जो है वो वर क्रिएटेड इन द परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन में बने थे डाइट्स? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, एनपीई 1986, कोठारी कमीशन 1964 से 66, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. बताइए. सो स्टूडेंट, बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग बेसिकली एस्टैब्लिश हुए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986. ओके, 1986 में रिकमेंड किया गया था कि डाइट्स बने चाहिए किसके लिए? फॉर द टीचर ट्रेनिंग. ओके, चाहे वो प्री सर्विस टीचर हो या फिर वो इन सर्विस टीचर हो, तो वहां पर क्या होना चाहिए? आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ टीचर्स के लिए, ताकि वो सुटेबल जो अपग्रेडेड नॉलेज है उसके लिए तैयार कर सके टीचर्स को. ओके, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. एनपीई 1986 एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन. तो इसमें आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप करने हैं ताकि प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके किसको? एलिमेंट्री टीचर्स को. ओके, सो ये नेक्स्ट इज अ डेवलप कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, रिकॉग्नाइज ऑथोरिटेरियन tendencies and connect knowledge for constructive actions. This is related to which kind of pedagogy? तो किससे रिलेटेड है कि आपके अंदर फ्रीडम फील हो, आपको फ्रीडम आपको अच्छी लगे, मतलब आप फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो, आपके अंदर फ्रीडम डेवलप हो, अथॉरिटेरियन को आप रिकॉग्नाइज करो, है ना, उसको पहचानो और नॉलेज को कनेक्ट करो कंस्ट्रक्टिव एक्शन से. सो ये इनोवेटिव पेडागॉजी है, इफेक्टिव पेडागॉजी है, क्रिटिकल पेडागॉजी है या फिर अडल्ट पेडागॉजी है? बताइए. देखो, अगर अडल्ट पेडागोजी की बात करें तो वहां पर अडल्ट लर्निंग के बारे में यहाँ पर आता ना, जैसे कि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है वहां पर. इफेक्टिव पेडागोजी बेसिक पॉइंट नहीं है यहाँ पर कि इफेक्टिव तरीके से करा या नहीं करा, ना ही इसमें कुछ नया इनोवेट करने के लिए बोल रहे हैं. यहाँ पर बोल रहे हैं क्रिटिकल पेडागोजी के लिए, है ना, मतलब आलोचनात्मक तरीके से, है ना, आलोचनात्मक तरीके से आप कैसे पढ़ा सकते हो, तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करना ऑफ फ्रीडम और रिकॉग्नाइज ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज एंड कनेक्ट नॉलेज फॉर द कंस्ट्रक्टिव एक्शन. तो मतलब आप चीज़ों को ऐसे ही ना मान लो, आपको उसके लिए बात रखनी है, आपको क्वेश्चन करने हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि पॉल फेरेरे के द्वारा इंस्पायर की गई थी क्रिटिकल पेडागॉजी, जो फोकस करती है डेवलपिंग अवेयरनेस,
क्वेश्चनिंग ऑपरेशन एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना, कि मतलब जो भी किसी पे दबाव डालता है, अपना हक चलाता है, तो उस पे आपको क्वेश्चन करना है और नॉलेज को अपने लिबरेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करना है। मतलब आपको कंस्ट्रक्टिविज्म करना है, कुछ नया निर्माण करना है नई नॉलेज का, या फिर आप बोल सकते हो नई नॉलेज इन द सेंस कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज करोगे, क्वेश्चन आंसर अप्रोच को यूज करोगे। सो ये एम्पावर करती है लर्नर्स को कि वो क्रिटिकली सोचे और एक्ट करे कंस्ट्रक्टिवली इन द सोसाइटी। ओके, मतलब जो भी चीजें उन्हें पता है, उन्हें लगता है यहाँ पर गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ उन्हें आवाज भी उठानी है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्रिटिकल पेडागोजी किसके विचारों से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, किसने दिया था बेसिकली, तो पॉल फ्रेरे का नाम आता है क्रिटिकल पेडागोजी में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में आपको अप्रोचेस दी हुई है, या फिर आप बोल सकते हो कि फिलोसफीज दी हुई है, उसके साथ साथ कौन सी अप्रोच, कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो आपको बताना है। सो अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का आंसर देना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रैग्मेटिज्म किससे रिलेटेड है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। सो स्टूडेंट, प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से रिलेटेड है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, मतलब जहाँ पर आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हो, अपनी नॉलेज का निर्माण करते हो। सो बेसिकली ए का क्या होगा, ए का थर्ड होगा। तो ए का थर्ड दो ऑप्शन में है, तो ए और बी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ के साथ रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म फोकस करता है इंडक्टिव मेथड पे। ओके, किस पे, इंडक्टिव मेथड पे रियलिज्म, ठीक है। और अगर हम बात करें नेचुरलिज्म की, तो नेचुरलिज्म ह्यूरिस्टिक अप्रोच को यूज करता है और आइडियलिज्म यूज करता है डिडक्टिव मेथड को। ओके, मतलब यहाँ पर इंडक्टिव मतलब जनरल से स्पेसिफिक जाता है, और यहाँ पर दैट इज द ये आइडियलिज्म की बात करें तो ये स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ओके, सो जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एन ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ chi स्क्वायर ऑन नल हाइपोथेसिस द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर। तो chi स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे, नल हाइपोथेसिस को कैलकुलेट करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, r प्लस सी माइनस वन, आर माइनस सी प्लस वन, आर माइनस सी इंटू में सी माइनस वन एंड आर माइनस वन प्लस आर सी माइनस वन। आर यहाँ पर क्या है, रो है, और सी क्या है, कॉलम है। बताइए करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होता क्या है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिए थे स्टैटिस्टिक का जब मैंने समझाया था आपको पोर्शन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिकली बस छोटा सा ही मतलब है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चॉइस हैं, है ना, 10 चॉइस है आपके पास कि आप 10 तरह की टॉफी ले सकते हो और 10 ही बच्चे हैं, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट बच्चा होगा उसके पास कितना फ्रीडम होगा कि वो कितनी टॉफीज ले सकता है, 9। ओके, मतलब वो सॉरी 10 का हो सकता है उसका। और सेकंड बच्चे के पास 9 के ऑप्शन हो सकते हैं, 9 में से कोई भी। थर्ड के पास कितना होगा, थर्ड के पास होगा 8 ऑप्शन, फोर्थ के पास, ऐसे वाइस वर्सा। और जो फिर लास्ट बचेगा दैट इज 10 के पास क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना। 10 के पास क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जो मतलब ऑप्शन कितने जो लोग हैं जिनके पास ऑप्शंस है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि वो वेरी कर सकते हैं वेरिएबल्स में, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके पास कि वो वेरी कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। तो n माइनस वन बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो n क्या है, जैसे 10 है, 10 में से एक गया था 9, तो 9 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 9 है। तो अगर हम chi स्क्वायर टेस्ट की बात करें, chi स्क्वायर को यूज करते टाइम क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है। सो स्टूडेंट, अगर आंसर की बात करें तो जो आंसर होगा वो होगा r माइनस वन और c माइनस वन। ओके, मतलब रो माइनस वन इंटू में कॉलम माइनस वन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप कैलकुलेट करोगे नल हाइपोथेसिस को। ओके, chi स्क्वायर टेस्ट को यूज करके chi स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिटरमाइंड बाय df इज इक्वल टू r माइनस वन, c माइनस वन, वेयर r इज द नंबर ऑफ रोज एंड c इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो ये हेल्प करेगा इन चेकिंग द कैलकुलेटेड chi स्क्वायर वैल्यू अगेंस्ट द टेबल वैल्यू, है ना। जो आपने chi स्क्वायर वैल्यू जो यूज करी है, मतलब कैलकुलेट करी है, उसको चेक करने में, मतलब टेबल वैल्यू से उसे कंपेयर करने में, ताकि हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, membership of professional organization, working with service motive, exhibiting honesty and integrity and promoting activism। बताइए करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन रिलेटेड है कि आप उसमें मेंबरशिप ज्वाइन करो, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पर आपकी, जो जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में तो वहाँ पर टीचर और सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे लोग होंगे वहाँ पर। सर्विस मोटिव के साथ काम करते हैं कि आपका जो काम है, जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स है उसको आप ध्यान में रखते हो। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपको काम करना है। प्रमोटिंग एक्टिविज्म बेसिकली प्रोफेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है जो सोशियो कल्चरल या फिर सोशियो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो लोगों के भले के लिए जो काम करते हैं, बेसिकली आवाज उठाते हैं जो भी उनके खिलाफ हो रहा है, तो उसके लिए होता है सोशल प्रमोटिंग एक्टिविज्म, ना कि टीचर्स के लिए। ओके, सॉरी, ना कि किसी प्रोफेशन के लिए। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन जनरली इंक्लूड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड एथिकल स्टैंडर्ड, दैट इज ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। बट जो प्रमोटिंग एक्टिविज्म है वो एक प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो कोई भी कर सकता है ना। सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स और सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, नॉट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। तो यहाँ पर अभी जो बंदा जैसे टीचर है वो बाद में, मतलब वो उसका जो प्रोफेशन नहीं है, जैसे कि एक्टिविज्म के में वो है, उसका हिस्सा है, तो वो कर सकता है, तो बट वो प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है, वो प्रोफेशन में नहीं आता है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 and 2. Statement 1: In the past, politicians perceived their roles as completely separate and independent. Second statement दी हुई है: in reality, no educational system can be separated from political system. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या दोनों ही फॉल्स हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बताइए। सो स्टूडेंट अगर बात करें तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है कि पास्ट में क्या करते थे, पॉलिटिशियन परसीव करते थे कि उनका कंप्लीट मतलब सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है, ऐसा वो बोलते थे, ऐसा उनका रोल था। और अगर रियलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसका, एजुकेशनल सिस्टम पे, है ना, एजुकेशनल सिस्टम पे पॉलिटिकल सिस्टम का। तो नो एजुकेशन सिस्टम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम। आप देखोगे मतलब कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका बहुत कंप्लीटली आप बोल सकते हो रोल होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम पे। ओके, सो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द undertaking a study to investigate the rate of moral judgment development of a specific population of children over an extended period of time. क्या आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो मोरल जजमेंट को, रेट ऑफ मोरल जजमेंट डेवलपमेंट स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे। जैसे आपने हरियाणा में लेना है या फिर आपको जम्मू में लेना है, तो जम्मू का एक एरिया आप ले लोगे। ओके, जैसे उधमपुर आपने ले लिया, सो बेसिकली क्या हो गया वहां पर, रेट ऑफ मोरल जजमेंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन आप ले रहे हो चिल्ड्रन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और उसी को यूज कर रहे हो आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब आगे तक भी। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, कोहर्ट स्टडी, या फिर दैट इज अ ट्रेंड स्टडी। बताइए। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे कि आप ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक कर रहे हो, तो मतलब आप कोहर्ट स्टडी कर रहे हो। ओके, और क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें स्टूडेंट, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है, जब आप डिफरेंट ग्रुप पे स्टडी कर रहे हो एट वन पॉइंट इन अ टाइम, है ना, कि आप एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पर आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी कर रहे हो, तो वो क्रॉस सेक्शनल है। एक्सपोज फैक्टर जब है जब आप कोज इफेक्ट रिलेशनशिप जानना चाहो, जब चीज हो चुकी हो आफ्टर द फैक्ट विदाउट मैनिपुलेशन, आप वहां पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कोई भी चीज हो चुकी हो और उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानना चाहो, जैसे कि लोग दारू क्यों पीते हैं इतना ज्यादा, तो दारू तो पी रहे हैं ना, उन्होंने पी ली है, और दैट इज अगर आपको अल्कोहल के बारे में या फिर ड्रग एडिक्शन के बारे में जाना है तो आप ये यूज कर सकते हैं एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। कोहर्ट स्टडी की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉपुलेशन दैट इज अ कोहर्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व डेवलपमेंट चेंजेस। ओके, ट्रेंड स्टडी में आप जो भी पॉपुलेशन, मतलब जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं उनकी नीड्स में, उनकी डिमांड्स में, उन चीज को चेक करते हो ओवर टाइम, बट नॉट नेसेसरी द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूज करो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन विच मॉडल ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट आर एनकरेज टू वर्क टूगेदर, तो कौन से इंक्लूजन के मॉडल में स्टूडेंट्स को साथ में मिलकर के काम कराया जाता है, टीम टीचिंग मॉडल, नॉन एकेडमिक मॉडल, सोशल मेन स्ट्रीम मॉडल, या फिर रिसोर्स मॉडल। बताइए। सो स्टूडेंट अगर इंक्लूजन एजुकेशन स्टूडेंट्स की बात करें तो सभी बच्चों को मिल करके काम कराया जाना, मतलब सोशल मेन स्ट्रीम मॉडल में यहाँ पे यूज करोगे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं उन सबको मिल करके काम करा, वो सब मिल करके काम करे। ओके, सो टीम टीचिंग मॉडल में क्या होता है, टू और मोर टीचर
पढ़ाती हैं एक ही क्लास को, उन प्लानिंग और इन सब में शेयरिंग करती हैं, टीचिंग और असेसमेंट में। सो नॉन एकेडमिक मॉडल मतलब स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट ओनली नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, कि सिर्फ वो जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज लाइक आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में ही क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ओके, मेन स्ट्रीम मॉडल की बात करें तो, सोशल मेन स्ट्रीम मॉडल की बात करें तो सोशल इंटीग्रेशन पे फोकस करता है, इंटरेक्शन पे सॉरी, और स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज वर्क एंड लर्न टुगेदर इन इंक्लूसिव सेटिंग, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट है ना। रिसोर्स मॉडल में क्या होगा कि स्टूडेंट्स आर इन रेगुलर क्लासेस में होंगे, बट जो जिनको एडिशनल हेल्प चाहिए उनको सेपरेट रिसोर्स रूम के पास, मतलब सेपरेट रिसोर्स रूम में लेकर जाएंगे जहां पर उनके नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। ओके, तो नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च फॉलोज द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ, तो क्वालिटेटिव रिसर्च किस अप्रोच को फॉलो करता है, रियलिज्म, डिटर्मिनिज्म, पॉजिटिविज्म या फिर एंटी पॉजिटिविज्म, बताइए। सो स्टूडेंट अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें तो पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव रिसर्च को फोकस करता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच को फॉलो करता है, और एंटी पॉजिटिविज्म फॉलो करता है क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच को। ओके, सो पॉजिटिविज्म की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से ऑब्जेक्टिविटी, मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से डील करता है पॉजिटिविज्म, और एंटी पॉजिटिविज्म जिसको इंटरप्रेटिविज्म भी बोलेंगे, जो कि एसोसिएटेड है क्वालिटेटिव रिसर्च से, जो मीनिंग्स, एक्सपीरियंस, कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे फोकस करता है। रियलिज्म की बात करें तो फिलोसॉफिकल स्टैंस एक्नॉलेजिंग रियलिटी बट कैन अलाइन विद बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो ये सिर्फ ये रियलिटी पे फोकस करता है बेसिकली, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव बोलोगे, तो दोनों ही चीजों को फोकस करता है। डिटर्मिनिज्म रिलेटेड है साइंटिफिक और पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन से, ना कि क्वालिटेटिव से। ओके, तो क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, एंटी पॉजिटिविज्म या फिर इंटरप्रेटिविज्म। ओके, नेक्स्ट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपको पता चलेगी, प्रोफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर आपकी बेटर है, मतलब आप सोसाइटी में मिलजुल करके रहते हो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने एकदम से गुस्सा दिखा दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो, आपको पता है कि कब कैसा आपको बिहेव करना है। सो बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस की डैनियल गोलमैन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, तो आपको वो याद रख लेनी है कि उन्होंने क्या बोला है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप खुद के प्रति अवेयर हो, खुद के इमोशंस के प्रति आप उनको पहचानो। सेल्फ रेगुलेशंस लाइक मैनेजिंग इमोशंस अफेक्टिवली, ओके, कि आपको अपनी जो इमोशंस है वो मैनेज करने हैं, मतलब उनका ध्यान रखना है, और कैसे किस सिचुएशन में आपको इमोशन शो करने नहीं करने, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मोटिवेशन बीइंग ड्रिवन टू अचीव गोल्स, ओके, आपका जो भी एक मतलब आपका जो मोटिवेशन है वो हाई होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप एक अचीव गोल पर ही फोकस करो। ओके, एम्पैथी मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझो, और सोशल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप मेंटेन करके चलो। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, जो कि डैनियल गोलमैन के द्वारा दी गई है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिलेटेड है कोग्निटिव इंटेलिजेंस से। ओके, और इमोशनल इंटेलिजेंस फोकस करता है इमोशंस और रिलेशनशिप पे, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, इट इज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ओके, नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल्स एज द असेसमेंट टूल डोमेन इज अंडर, तो रेटिंग स्केल जब हम यूज करते हैं असेसमेंट टूल के लिए, कि हमें किसी की इच्छाओं के बारे में जानना है, किसी की पसंद के बारे में जानना है ना, किसी का असेसमेंट करना है, तो वो कौन से डोमेन के अंडर में आता है, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या फिर रिसर्च डोमेन, बताइए। सो स्टूडेंट जब हमें उनके पर्सनल बिलीफ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में जानना है ना, तब हम रेटिंग स्केल का यूज करेंगे, और वो यूज होता है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर बोलिए, सॉरी अफेक्टिव डोमेन के लिए। ओके, साइकोमोटर डोमेन नहीं आएगा यहाँ पे, अफेक्टिव डोमेन आएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जानना है, या फिर उनको कोई चीज कितनी समझ में आई, तो मतलब उनका अफेक्टिव डोमेन, जो कि दिया गया था किसके द्वारा, क्रैथवोल टैक्सोनॉमी, और इस पूरी टैक्सोनॉमी को हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जिसमें आपके कॉग्निटिव, साइकोमोटर और दैट इज द अफेक्टिव डोमेन आ जाता है। ओके, सो रेटिंग स्केल्स यूज करे जाते हैं एटीट्यूड्स, वैल्यूज, फीलिंग और इंटरेस्ट जानने के लिए, जो कि अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग आ जाती है, और साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन आ जाता है, और रिसर्च डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है।
Okay, so the next question is that the researcher decision to test certain null hypothesis in any study only at the 0.01 significance level. तो उसे क्या बोलेंगे कि वो सिर्फ 0.01 significance level पे भी टेस्ट कर रहा है ना null hypothesis को, तो उसे क्या बोलेंगे कि वो कितना significance है, कि कितना वो that is the आपके रैंडम वे से आया है या फिर रियल में आया है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, डिलिनेशन या फिर लिमिटेशन, ऑब्लिगेशन या फिर अजम्पशन। बताइए करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे। सो स्टूडेंट अगर बात करें तो रिसर्चर जब डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि उसे टेस्ट करना है सर्टेन नल हाइपोथेसिस को कोई भी स्टडी में 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो वो अजम्पशन लेकर के चलता है ना, इसे अजम्पशन बोला जाएगा। ओके, तो अजम्पशन क्यों बोला जाएगा स्टूडेंट, अजम्पशंस आर स्टेटमेंट और कंडीशंस एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी। तो आप अज्यूम करके ही तो चलते हो ना कि आपकी जो स्टडी है उसमें ये चीजें आएंगी, जैसे हाइपोथेसिस जो होती हैं वो टेंटेटिव अजम्पशंस या फिर टेंटेटिव सॉल्यूशंस ही होते हैं आपके, जिसमें आप अज्यूम करके चलते हो कि मेरी स्टडी का ये सॉल्यूशन आएगा। अब उसको टेस्ट करते हो जब आप, तो टेस्ट इसलिए करते हो ना कि मेरी जो अजम्पशन है वो करेक्ट हो जाए, क्या पता वो इनकरेक्ट भी रहे। तो चूजिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल एग्जांपल 0.01 या फिर 0.05 पे, तो कंसिडर्ड एज एन अजम्पशन अबाउट द लेवल ऑफ रिस्क, है ना, कि कितना रिस्क है, कि क्या पता वो ना हो पाए, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए। ओके, रिसर्चर इज विलिंग टू टेक इन रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, कि क्या पता वो रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो इट इज नॉट अ लिमिटेशन, ऑब्लिगेशन या फिर डिलिमिनेशन, बिकॉज इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टडी, बल्कि वो तो आपकी जो स्टडी है उसको प्रूफ प्रोवाइड करेगी, है ना, आपके पास प्रूफ होगा कि आपकी स्टडी में क्या चीज हो रही है, मतलब नल हाइपोथेसिस आएगा या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा। ओके, प्री एक्सेप्टेड कंडीशंस और एनालिसिस फॉर एनालिसिस होता है ये क्या, सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 100% ऑफ केसेस आर कवर्ड बिटवीन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो 0 होता है, यहाँ पे 1 सिग्मा, ओके, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सॉरी यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पे -1, -2 और -3, ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें क्या आएगा, मतलब क्या, कहाँ पर ये जो 100% ऑफ केसेस कवर्ड होते हैं, कितने वैल्यू तक, क्या वो एक्स बार प्लस माइनस 3.09 तक होते हैं, एक्स बार प्लस माइनस 2 तक होते हैं, एक्स बार प्लस माइनस 1 सिग्मा, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे ग्राफ के जरिए ही दे सकते हो कि जो वैल्यूज होती हैं, जो केसेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं 100%, कहाँ तक, 3.09 सिग्मा तक। ओके, 3.09 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ को, तो 34.3 जो है, 30.413, 30.413, यहाँ पर 68% होते हैं सिर्फ, जो कि -1 से +1 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन तक होते हैं। ओके, और अगर हम बात करें -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो 95.44 और 99.73 -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब उससे भी थोड़ा ज्यादा तक कवर होते हैं 90। अब आपको क्या पूछा हुआ है, 99 नहीं 100 पूछा हुआ है, तो 100 कहाँ तक होते हैं, 3.09। ओके, 3.09 तक। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन केम फ्रॉम। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से, एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट। बताइए करेक्ट आंसर। मेन स्ट्रीम एजुकेशन मतलब सभी बच्चों को साथ मिलकर के पढ़ाया जाए एक ही स्कूल में, है ना, तो वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन से आया है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से, ठीक है, कि सभी बच्चे साथ मिलकर के पढ़ेंगे, एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन से कॉन्सेप्ट आया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर बाय अ डेफ पर्सन। तो एक डेफ पर्सन है जिसको सुनाई नहीं देता है, उसके लिए कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज होगी, टेक्स्ट टेलीफोन, स्क्रीन मैग्नीफायर, कीबोर्ड या फिर वोकर्स। बताइए करेक्ट आंसर क्या यूज होगा डेफ के लिए, जिसको सुनाई नहीं देता है। तो जिसको सुनाई नहीं देता, तो बेसिकली उसके लिए टेक्स्ट टेलीफोन यूज होगा, कि मतलब वो अपनी बात बोल कर नहीं, अपनी बात कैसे बताए, लिख कर बता सके, है ना, ताकि उससे कोई बोलेगा तो उसे तो सुनेगा नहीं,
तो इसलिए सो टेक्स्ट टेलीफोन दैट इज अ TTY या TDD अलाउ करता है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन को कि वो टेलीफोन पर बात कर सके बाय टाइपिंग मैसेजेस इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोल करके। ओके, सो स्क्रीन मैग्नीफायर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए जिनको बहुत कम दिखाई देता है तो उसको स्क्रीन मैग्नीफायर मतलब जूम करके दिखा दी जाती है या फिर स्क्रीन मैग्नीफाई यूज होता है। और कीबोर्ड की बात करें तो इनपुट डिवाइस है, कोई एक स्पेसिफिक असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है। और वोकर्स किसके लिए होता है, जो फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, मोबिलिटी इश्यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट द रिसर्चर इंटेंड टू सेपरेट द अपर 25% ऑफ द ग्रुप फ्रॉम इट्स लोअर 75% इंटेलिजेंस। कि एक रिसर्चर क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है जो ऊपर की 25% ग्रुप है ना उसको 75 जो लोअर के 75% ग्रुप है इंटेलिजेंस के, तो उससे सेपरेट कर रहा है। तो व्हाट शुड बी द डिफिकल्ट इंडिसेस ऑफ द आइटम्स ऑफ दैट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं बिटवीन कितने इंडिसेस लेवल तक हो सकती है, बिटवीन 50% टू 75%, बिटवीन 25% एंड 50%, क्लोज टू 75%, क्लोज टू 25%। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट इफ यू टॉक अबाउट आंसर कि आप अगर बात करें कि 25% को उन्होंने सेपरेट अपर कर लिया और 75% को लोअर कर लिया, तो जो प्रॉब्लम होगी डिफिकल्टी इंडेक्सेस ऑफ आइटम्स होंगे वो क्लोज टू 25% होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट? सो डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है, इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर एन आइटम करेक्टली, कि जिन्होंने क्या करे हैं, जो भी आइटम्स आपने दिए होते, क्वेश्चन दिए होते, उनको उन्होंने करेक्टली उन्होंने आंसर किया है। तो लोअर डिफिकल्टी इंडिसेस मतलब कि क्लोज टू 25% होंगे, मतलब कि द आइटम इज डिफिकल्ट, सो ओनली द टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट लाइक अपर 25 जो होंगे वही क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। और जो क्लोज टू 25% होंगे वो उनकी लोअर डिफिकल्टी इंडेक्स होगी। ओके, सो अगर हम बात करें इजी आइटम्स की, लाइक हायर पी वैल्यूज लाइक 75% वुड नॉट इफेक्टिवली सेपरेट हाई स्कोरर्स फ्रॉम द रेस्ट। ओके, वो नहीं सेपरेट कर पाएंगे हाई स्कोरर्स को रेस्ट से। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा है इंपॉर्टेंट गोल, ओके, इंटेलिजेंट बिहेवियर को लर्न करने के लिए? प्रेजेंटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, probing and eliciting ideas, confronting novel tasks and situation of learning to deal with them, and analyzing the issues involved in a situation। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट अगर स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने बोला था क्या कि जब आप नोवल टास्क को करोगे और सिचुएशन को डील करने में, मतलब आप सीखोगे सिचुएशन को डील करने में, उससे सीख करके ना, उसको एक्सपीरियंस करके, सिचुएशन ऑफ लर्निंग टू डील विद देम, कि आप डील करने के लिए आप रेडी हो हमेशा ना, तो वो चीज़ जो होगी वो होगी स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर हम बात करें, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायंगल थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, जो कि एम्फसाइज करती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस एनालाइजिंग प्रॉब्लम से डील करती है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस नोवेल टास्क नई चीजों से और सिचुएशन से डील करती है, और प्रैक्टिकल मतलब आप अप्लाई कर सको अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में। ओके, तो ये तीन तरह की इन्होंने इंटेलिजेंस लेवल दिए थे, इंटेलिजेंस टाइप दिए थे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज लर्निंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, डेवलप द एबिलिटी टू हैंडल न्यू, कि आप कैसे नई सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सकते हो, अनफैमिलियर सॉल्यूशन सिचुएशंस में कैसे खुद को क्रिएटिवली निकाल सकते हो, उनसे बच सकते हो या फिर उनसे कोप अप कर सकते हो। ओके, जो कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस से के ही जैसे ही मानी जाती है। ओके, सो इफ द वैल्यू ऑफ एफ फॉर द अचीवमेंट मीन स्कोर डिफरेंस बिटवीन टू लार्ज सैंपल इज 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? आपको टी की वैल्यू बतानी है 16, 8, 2 या फिर 14। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो जो टी की वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है। और आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट? आपको एफ वैल्यू दी है, दैट इज द 4, है ना। आपको टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और टी, और ये हो जाएगा टी की वैल्यू 2। ओके, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is most appropriate in viewing education from sociological perspective? तो कौन सी स्टेटमेंट हमें बता रही है कि आप एजुकेशन को सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? क्लासरूम आर बेसिक एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ
student. Social emancipation cannot be considered as good for education. Interaction between school and society affect the growth and development of students, या फिर social development does not consider the significance of biological urges. तो कौन सी सिचुएशन ऐसी है, कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो एजुकेशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को सही ठहरा रही है? सो स्टूडेंट अगर आंसर की बात करें तो इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी है ना, दोनों ही अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सोशल बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन? तो कौन सा सोशल बैरियर नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, है ना, आप जिसको बैरियर नहीं बोलोगे बेसिकली. सोशल बैरियर कैन बी ओवरकम थ्रू social interaction among the children. Social barrier arose due to difficulty in friendship formation among the children. बिल्कुल हो सकता है. चिल्ड्रन, ये क्या हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है ना कि नॉट करेक्ट. ओके, सो चिल्ड्रन फेस सोशल कॉग्निटिव एंड सेंसरी डिफिकल्टीज. बिल्कुल, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन में जो अलग बच्चे होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, उनको ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. सो सोशल बैरियर एनरिच हायर एकेडमिक अचीवमेंट. तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बल्कि सोशल बैरियर से तो अगर आपसे उम्मीद ही कर ली जाएगी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उससे आपका एकेडमिक अचीवमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा, ना कि हाई होगा. ओके, तो सी डी ऑप्शन इज द करेक्ट. So student, next question, which of the following scales are characterized by no zero and true zero respectively? तो कौन सा स्केल no zero true zero वैल्यूज को करेक्टराइज करता है, मतलब उसमें आते हैं. जैसे हमने पढ़े हैं 4 लेवल्स, है ना, 4 लेवल, जिसमें हमने दैट इज द नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल पढ़े हैं. ओके, जैसे नॉमिनल स्केल में आप क्या करते हो, नॉमिनल स्केल में सिर्फ आप कैरेक्टराइज कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, सॉरी, है ना, जैसे आपने रोल नंबर लगा दिए तो वो कैटेगरीज बना दी आपने. ऑर्डिनल में आप रैंक्ड ऑर्डर, जैसे कि आपने जैसे कि आपने पास जो फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, से अपने रैंक लगा दी. ओके, इंटरवल में बात करें तो इंटरवल में क्या होता है, कैटेगराइज, रैंक और इक्वल वेरिएबल डिस्टेंस होता है कि दो जो वेरिएबल्स है उनमें इक्वल गैप होता है. और रेशियो स्केल में, और यहाँ पर ट्रू जीरो एग्जिस्ट भी नहीं करती है. ओके, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर नहीं है, होता है, तो ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करती है. और रेशियो स्केल में करती है ट्रू जीरो एग्जिस्ट, मतलब जीरो का मतलब जीरो ही होगा. तो रेशियो स्केल में ये तीनों कैटेगरी के बाद ट्रू जीरो भी आ जाता है. तो रेशियो स्केल तो होगा ही होगा करेक्ट आंसर. उससे पहले और क्या होगा, रेशियो स्केल किसमें है स्टूडेंट, 2 ऑप्शन में. तो नॉमिनल स्केल में तो होता ही नहीं है. तो रेशियो स्केल अब कहाँ बचा, सिर्फ एक ही में, दैट इज द ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल. तो ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे, जहाँ पर नो जीरो, मतलब जो ऑर्डिनल स्केल है वहाँ पे नो जीरो होगा, और ट्रू स्केल क्या होगा, जहाँ पे ट्रू जीरो होगा. ओके, नेक्स्ट इज दैट, यहाँ पे जीरो होती ही नहीं है, और ट्रू जीरो में मतलब जीरो की वैल्यू आप बनाते हो. ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट इज द विद इन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट द वेरिएंस कोज्ड बाय. तो विद इन ग्रुप वेरिएंस किस चीज को दर्शाते हैं, ओनली मेजरमेंट एरर, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल. बताइए, वेरिएंस है विद इन द ग्रुप, तो ये दर्शाते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस को. ओके, इट मीन्स कि आप इसको यहाँ पे एरर वेरिएंस भी बोलते हो, जिसमें आप मेजर करते हो डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल इन द सेम ग्रुप की क्या डिफरेंस है ना, इंडिविजुअल्स में जो सेम ग्रुप्स में आते हैं. सो इट अराइजेस ड्यू टू रैंडम फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन और मेजरमेंट एरर. तो ये किसी भी रैंडम फैक्टर्स की वजह से अराइज हो सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से कि हम लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, या फिर सैम्पलिंग में कोई फ्लक्चुएशन है, या फिर मेजरमेंट एरर की वजह से भी हो सकते हैं. बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द अफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को नहीं करता है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू बिटवीन ग्रुप वेरिएंस. तो जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस में आ जाते हैं. ओके, तो विद इन ग्रुप वेरिएंस में आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होती है यहाँ पे, ना कि, और रैंडम एरर होते हैं रादर देन सिस्टमैटिक इफेक्ट्स. ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मेंटल हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड. मेंटल हाइजीन इज अ प्रोसेस, मेंटल हेल्थ इज द प्रोडक्ट. मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ आर वन एंड द सेम, or mental health is a product and mental hygiene is a process, and mental hygiene has nothing to do with mental health. बताइए.
सो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था सबसे पहले ही कि मेंटल हाइजीन क्या होती है। वो प्रोसेस होता है, मतलब जिसकी मदद से आप मेंटल अपने हेल्थ को ध्यान में रख सकते हो, उसको आप स्वस्थ रख सकते हो। तो हाइजीन अगर आप सही रखोगे, सही से बैठोगे, सही से चलोगे, सही खाना खाओगे, सही विचार रखोगे, सही चीज़ों को पढ़ोगे, सही चीज़ों को समझोगे, तभी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ उसका प्रोडक्ट होता है, मतलब आपके ऊपर अगर आप सही चीज़ करोगे, सारी मेंटल हाइजीन अपना रखोगे, एक प्रोसेस है, तो उससे आप मेंटली भी डेवलप्ड होंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। ओके, तो प्रैक्टिसेस और इंटरवेंशंस आ जाते हैं जिससे आप क्या करते हो, मेंटेन और प्रमोट करते हो मेंटल वेलबींग को। तो ये प्रोसेस है, और यहाँ पर आप क्या करते हो, मेंटल हेल्थ में स्टेट ऑफ वेलबींग अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर मेंटल हाइजीन, इट इज अ प्रोडक्ट। ओके, सो दोनों ही इंटर रिलेटेड है, one is the means and second is the outcome. Okay, health is the outcome. Next is the which of the following relate to naturalist conception of man. तो naturalist से related कौन सा है, nature would have children before they are man, nature would have children before they are man, and man's very essence in is his spiritual nature. There exists in natural things of natural nature of things a perfect pattern of each individual. It is a spirit rather than animality that is the most true of man. तो कौन सा सही है नेचुरलिस्ट से रिलेटेड? ओके, सो नेचर वुड हैव चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन। तो पहले क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, नेचर के पास बच्चे होते हैं, फिर बाद में वो बड़े लोग बनते हैं, फिर वो मैन बनते हैं। ओके, जैसे रूसो रिलेटेड थे, नेचुरलिस्ट थे, ये एम्फोसाइज करते थे कि मैन इज अ नेचुरली गुड एंड दैट डेवलपमेंट शुड follow natural growth and stages, allowing children to develop freely according to their nature। कि नेचर में ही रह करके बच्चों को सिखाया जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, वो जैसा सीखना चाहे वैसा सीख सकते हैं। तो नेचर वुड हैव चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन का मतलब क्या है कि नेचुरलिस्ट फोकस करता है चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट पे, कि बच्चे नेचर से ही सीखे। ओके, ना कि उन पे कुछ आर्टिफिशियल चीजें आप इम्प्लीमेंट करो, ना कि आप उस उनको अडल्ट एक्सपेक्टेशंस में लेकर के आओ कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उनको ये बोलो कि आप जो करना है, मतलब आप उनको फ्रीडम प्रोवाइड करो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important for inclusive teaching learning? तो inclusive teaching learning के लिए कौन सा important है, educational technology, teaching technology, assistive technology, communication technology, बताइए। inclusive education के लिए सबसे ज़्यादा related है कि आपके पास assistive technology होनी चाहिए, मतलब help आप दे सको बच्चों को, है ना, तो उनके लिए उनके टाइप के मटेरियल होनी चाहिए ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। सो असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स और डिवाइसेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं लर्निंग विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को, ताकि वो फुली पार्टिसिपेट करें क्लासरूम में, लाइक स्क्रीन रीडर्स, हियरिंग एड्स, टेक्स्ट टेलीफोन, अडेप्टेड कीबोर्ड्स या फिर मोबिलिटी एड्स हो गए। Okay, so the next one is the e-learning is defined as synonym to audio visual learning, learning that occurs through direct contact, an online learning carried through internet, learning that consists of large number of servers। तो क्या होगा स्टूडेंट, ई लर्निंग का मतलब क्या है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं, ओनली थ्री, ओनली वन एंड थ्री, थ्री एंड फोर, वन एंड टू, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट आंसर, देन ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग का मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग कैरिड थ्रू इंटरनेट। ओके, जो इंटरनेट के द्वारा ली सकती है। सिनोनिम टू ऑडियो विजुअल लर्निंग, तो ये बेसिकली सिनोनिम नहीं है ऑडियो विजुअल लर्निंग, तो आप बिना ई लर्निंग के भी कर सकते हो। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है, और नंबर ऑफ सर्वर ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट, ओनली थ्री, दैट इज ए विल बी द करेक्ट। ओके, सो ई लर्निंग का मतलब है लर्निंग कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेशली द इंटरनेट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको सैम्पलिंग के टाइप्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ आपको इनकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किए हुए कि आपको करेक्ट आंसर बताना है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टीफेज सैम्पलिंग, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की बात करें तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, है ना। रैंडम सैम्पलिंग को आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, रैंडम सैम्पलिंग में आप यहाँ पे एक सिस्टम लगा दोगे कि आप क्या करोगे यहाँ पे, एवरी फिफ्थ नंबर, एवरी सिक्स्थ नंबर, ऐसे आप चूज करोगे ना। तो सिस्टम मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, रैंडम सैम्पलिंग का। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर टू, बी एंड सी में, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे आप यूजफुल ब्लेंड ऑफ रैंडमाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर आप स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा बनाते हो, डिफरेंट स्ट्रेटा बनाते हो, तो फिर आप उसके बाद रैंडमाइजेशन करते हो।
ओके, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ, और बी का फोर्थ है एक ही ऑप्शन में, दैट इज एन ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो सी विल बी द करेक्ट। और अगर हम बात करें क्लस्टर सैम्पलिंग की, तो क्लस्टर सैम्पलिंग व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड वाइडली डिस्पर्स्ड, आप यूज करते हो क्लस्टर सैम्पलिंग का। और मल्टीफेज सैम्पलिंग में आप क्या यूज करते हो स्टूडेंट्स, मल्टीफेज सैम्पलिंग में आप पॉपुलेशन विच चेंज एट ईच फेज, है ना। तो आप हर फेज पे पॉपुलेशन को चेंज करते हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग आप यूज करते हो। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट टुवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ। तो ये रिपोर्ट किसने दी थी, कोठारी कमीशन रिपोर्ट थी, आचार्य रमामूर्ति, रिछपाल कमेटी, या फिर जनार्दन कमेटी रिपोर्ट, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट अगर टूवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो आचार्य रमामूर्ति रिपोर्ट थी ये, जो कि कब आई थी 1986 में, और फिर इसको रिवाइज करने के लिए इन्होंने बोला था आचार्य रमामूर्ति और जनार्दन कमेटी रिपोर्ट में, है ना। इन दोनों ने फिर रिवाइज करी थी 1986 की पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ टीचर शुड, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी मेटाकॉग्निटिव। टीचर को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो मेटाकॉग्निटिव बने, क्योंकि मेटाकॉग्निशन इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट वंस थिंकिंग, खुद की थिंकिंग के बारे में आप जान सको, ये स्किल है फॉर लर्निंग एंड फॉर सक्सेस इन स्कूल एंड इन लाइफ। ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, असर्शन और रीजन सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर ए की, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो टीचर को एंकरेज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और रीजन भी सही दिया हुआ कि मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है। ओके, तो दोनों ही करेक्ट हैं, और दोनों एक आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है, डिवाइजिंग वेज एंड मीन्स ऑफ एजुकेशन टू रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यूज ऑफ सोशियोलॉजी फॉर मेकिंग लर्निंग सोशली रेलिवेंट, concentration on the uses of education from sociological perspective, discussion on implication of sociology for education। बताइए करेक्ट आंसर, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आप एजुकेशन के यूजेस को पढ़ रहे हो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एजुकेशन के यूजेस को ध्यान में रख रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। तो कौन सा है जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी को मेथड ऑफ टीचिंग मानता है या फिर अपनाता है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, प्रैग्मेटिज्म, है ना। प्रैग्मेटिज्म फॉलो करता है कि आप ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करके सीखो, डिस्कवरी मेथड से पढ़ो। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग, और बिलीव करता है कि नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सो टीचिंग मेथड क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी, कि आप नोटिस करो फिनोमिना को, फिर उसको फिर आप उसको टेस्ट करो, और फिर डिस्कवर करो, बच्चों को एनकरेज करो कि वो सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढे। ओके, और नेचुरलिज्म की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल ग्रोथ पे फोकस करता है बच्चे की, आइडियलिज्म फोकस करता है स्पिरिचुअल और मेंटल डेवलपमेंट पे, और एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकस करता है इंडिविजुअलिटी एंड चॉइस की, इंसान की खुद ही चॉइस है कि वो कैसा पढ़ना चाहता है, कैसे वो सीखना चाहता है, वो इंडिविजुअल बेसिस हो गया ना, तो इंडिविजुअल पे फोकस करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल कैन बी यूज टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो नए कॉन्सेप्ट सीखने में मदद करता है, गेम्स, ट्यूटोरियल, स्टिमुलेशन या फिर ड्रिल प्रैक्टिसेस, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट अगर नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम ट्यूटोरियल्स के जरिए ना, नई नई चीज़ों को देख करके सीख करके, जैसे आप आर्ट के बारे में सीखना चाह रहे हो तो आर्ट की आप नई नई वीडियोस देखोगे, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की, है ना, तो ट्यूटोरियल के थ्रू आप नई इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। नेक्स्ट इज द, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सो ट्यूटोरियल मतलब क्या है कि टीच न्यू कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। गेम्स तो मोटिवेशन के लिए होते हैं, एंगेजमेंट और री के लिए सिमुलेशन होती है, प्रैक्टिस करने के लिए एक्सपीरियंसेस को प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंसेस के लिए कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे रहोगे, बट वो रियल नहीं होता है, बस डेमो होता है, आपको वहां पे फील कराया जाता है कि आप रियल लाइफ सिनेरियो में हो। ओके, ड्रिल प्रैक्टिस की बात करें तो री और प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी लर्न कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाने में आपको मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन थिंकर ड्रू हिज फिलोसफी फ्रॉम वेदांत। तो कौन सा इंडियन थिंकर अपनी जो फिलोसफी है उसने वेदांत से ली थी, जे कृष्णमूर्ति, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद, बताइए।
सो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो वेदांत से जो ली थी, वेदांत फिलोसफी से जो डील करते हैं इनमें से, तो वो कौन है? स्वामी विवेकानंद। अब आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कृष्णमूर्ति, औरबिंदो और रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी फिलोसफी को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ नवोदय विद्यालय का मेन पर्पस क्या है कि एजुकेशन वो किसको देंगे? रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, अर्बन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को सिर्फ, या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स को? बताइए। सो स्टूडेंट, नवोदय विद्यालयों को ओपन करने का मेन मकसद क्या था कि आप रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एनकरेज करो, है ना। जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करना मेन एम था, ना कि अर्बन के लिए या फिर सिर्फ गर्ल्स के लिए, ये भी नहीं था। सो जवाहर नवोदय विद्यालय एस्टेब्लिश करे गए थे टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेटली फ्रॉम द रूरल एरियाज पे फोकस करा था ज्यादा। सो क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना बेसिकली इनका काम था, कंपेरेबल टू अर्बन स्कूल की, जो अर्बन स्कूल में दी जाती है, तो जो रूरल स्कूल में गैप हो जाता है उस वजह से, तो वहां पे भी ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करो जो अर्बन स्कूल से भी बेहतरीन हो, टैलेंट डेवलपमेंट पे रिस्पेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो JNVST, दैट इज द JNVST होता है, दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट जिसके थ्रू आप सेलेक्ट करते हो बच्चों को। नेक्स्ट इज इन हायर एजुकेशन सेक्टर द टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग फॉलोड आर। तो हायर एजुकेशन सेक्टर में क्या किस तरह की बेंचमार्किंग्स होती हैं? कॉम्पिटिटिव, फंक्शनल एंड जेनरिक, इंटरनल कॉम्पिटिटिव, फंक्शनल एंड जेनरिक, इंटरनल कॉम्पिटिटिव एंड फंक्शनल, या फिर इंटरनल फंक्शनल एंड जेनरिक? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, है ना। इंटरनल, कॉम्पिटिटिव, फंक्शनल और जेनरिक होती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग होती है। इंटरनल मतलब आप अपने अंदर, मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर ही आप, उसके अंदर ही आप कंपटीशन दिखा रहे हो, है ना। आप एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि सेम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो इंटरनल बेंचमार्किंग है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि कंपेयरिंग विद पीयर इंस्टीट्यूशंस, और फंक्शनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक फंक्शंस और पर्पस प्रोसेस विद द बेस्ट इन द सेक्टर, उससे आप कंपेयर कर रहे हो। जेनरिक मतलब आप हर तरह की इंडस्ट्रीज से आप कंपेयर कर रहे हो प्रैक्टिसेस को, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में हो रहे, जो बाकी जगह हो रही है ना, फॉर इनोवेटिव आइडियाज के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग इन 1932? तो किसने किया था समेटेड रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मेथड था? थॉर्नडाइक, लिकर्ट, थॉमसन, या फिर हल? बताइए। सो स्टूडेंट, आंसर की बात करें तो समेटेड रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था लिकर्ट ने, है ना। इनका पूरा नाम क्या था? रैंसिस लिकर्ट। 1932 में डेवलप किया था समेटेड रेटिंग का, जिसको लिकर्ट स्केल भी बोला जाता है। ये एटीट्यूड को मेजर करता है, बेसिकली उनके इंटरेस्ट को, एग्रीमेंट को, डिसएग्रीमेंट को, कि कोई इंसान किससे कितना प्रभावित है या किससे कितना प्रभावित नहीं हुआ है। तो डिफरेंट मेजर्स पे लेते हुए, जैसे आपने स्ट्रॉन्गली एग्री कर दिया, यस और नो कर दिया, आपने स्केल बना दिए ना, दैट इज 0 से 10 तक ना, तो उस तरह से आप लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल करते हो। सो अगर हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, तो डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा यूज करे जाते हैं? टू प्रमोट एडजस्टमेंट प्रोसेस, टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम, टू अवॉइड अनप्रेजेंट सिचुएशन, टू काउंटर द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स? बताइए डिफेंस मैकेनिज्म, बताइए डिफेंस मैकेनिज्म आप कब यूज करते हैं? सो स्टूडेंट, अगर बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करे जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा, ताकि आप अनप्रेजेंट सिचुएशन से खुद को बचा सको, है ना। जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके हित में नहीं है, जो भी ऐसी चीजें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, बेसिकली ईगो के लिए आप ये यूज करते हो डिफेंस मैकेनिज्म्स को। ओके, अगर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन, तो फ्राइड के द्वारा दी गई थी अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज के लिए जो इंडिविजुअल्स यूज करते हैं ताकि अपनी ईगो से प्रोटेक्ट कर सके खुद को, लाइक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या फिर अनप्रेजेंट इमोशंस। तो ये रिपरेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन जो हम कर चुके हैं साइकोलॉजी वाली यूनिट्स में। ओके, तो ये वैरी कर सकती हैं, दे में इनडायरेक्टली हेल्प एडजस्टमेंट, तो ये आपको एडजस्ट करने में हेल्प तो करेंगे। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू अवॉइड एंड रिड्यूस इमोशनल डिस्कम्फर्ट, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इमोशनली प्रॉब्लम आती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है, फिर उससे बचने में हेल्प करती है, टू डायरेक्टली सॉल्व प्रॉब्लम्स और काउंटरिंग अदर्स। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू SDGs रिपोर्ट 2018 बाय द UN, दैट इज द यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी ब्रोट डाउन ड्रास्टिकली बाय। तो SDG के अकॉर्डिंग, 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कि क्यों आप बोल सकते हो कि डिक्रीज हो रही है, तो एम्पावरिंग द यूथ, एजुकेटिंग द यूथ, स्किलिंग द यूथ, या फिर लिटरेटिंग द यूथ? बताइए।
सो स्टूडेंट हम अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली कैसे कम ला सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो वो आप स्किल दे करके बच्चों को, है ना, सिर्फ पढ़ा करके ही नहीं बल्कि ऐसी एजुकेशन देखते हैं जो स्किल्ड एजुकेशन हो, जिससे बच्चे बच्चे स्किल्स के बारे में जाने, ओके, चीज़ों को करने के बारे में सीखे। सो यूनाइटेड नेशन एसडीजीज 2018 रिपोर्ट एम्फोसाइज करता है कि स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ताकि वो रिड्यूस कर सके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को, उनको जॉब रेडी बनाया जाए, प्रैक्टिकल एबिलिटीज उनके अंदर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उनके अंदर डेवलप करी जाए, ताकि वो लेबर मार्केट में खुद को ऊपर दिखा सके और वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले सके। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज प्रपोज्ड बाय गैगने। तो गैगने के द्वारा कौन सा नहीं है इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन सा नहीं दिया था इन्होंने? अटेंशन, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रिकॉल, स्टिमुलस, फीडबैक मैकेनिज्म, डेमोन्स्ट्रेशन, फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस या फिर रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा उन्होंने नहीं दिया था। सो स्टूडेंट, अगर बात करें, आप ये देखोगे गैगने के इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने नहीं बात करी थी किसकी? फिफ्थ ऑप्शन की, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म की बात नहीं करी थी। किन किन चीज़ों की बात करी थी इन्होंने? 8 लेवल्स या फिर 8 फीड मैकेनिज्म दिए थे, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिसमें गेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, सेकंड इज द इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहले तो आप अटेंशन गेन करोगे, फिर उनको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओगे, और रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, उनको प्रायर लर्निंग मतलब उनको जो पहले से पता है उस चीज़ के लिए उन्हें याद दिलाओगे। फिर आप क्या करोगे? प्रेजेंट द कंटेंट, अपना कंटेंट जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उसको प्रेजेंट करोगे और प्रोवाइड करोगे लर्निंग गाइडेंस की, जिसके थ्रू आप प्रोवाइड करोगे, जैसे नोट्स कर दिए या फिर आप ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए कर रहे हो। सो एलिसिट द परफॉर्मेंस, मतलब आप प्रैक्टिस कराओगे, फिर फीडबैक दोगे, असेस परफॉर्मेंस एंड एनहेंस द रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ द जॉब। ओके, सो इसमें क्या नहीं है? इसमें फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, बाकी प्रोवाइड फीडबैक जरूर है। ओके, तो बीटा कॉन्फिशिएंट इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस रिप्रेजेंट, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एस्टिमेटेड चेंज इन प्रेडिक्टर वेरिएबल, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, estimated change in predictor variables for observing change independent variable, estimated change in the dependent variable for each unit change in the predictor variable। बताइए। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना चेंज आ रहा है, एस्टिमेटेड चेंज को डिपेंडेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी आप प्रेडिक्टर वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो वो उसका चेंज दिखाता है क्या? बीटा कोफिशिएंट। ओके, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट जैसे बोल सकते हो। तो अमाउंट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर 1 यूनिट चेंज इन द प्रेडिक्टर लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान ए मेन एम इज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन एम है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करो, कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में मिल सके, है ना, वो उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। तो सर्व शिक्षा अभियान एक स्टेट लेवल पॉलिसी है। तो असर्शन और रीजन में से बताना है कि दोनों ही करेक्ट है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट। बताइए। सो स्टूडेंट, बात करें आंसर की, तो जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, बिल्कुल सही बात है, तो ए तो करेक्ट होगा। और ऐसा स्टेट लेवल पॉलिसी ही नहीं है बल्कि नेशनल लेवल पॉलिसी भी है, तो स्टेट भी उसके लिए काम करती है। ओके, तो रीजन गलत है यहाँ पे, तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो सेंट्रली स्पोन प्रोग्राम है इन इंडिया एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करता है। नेक्स्ट इज पर्पस इज टू सेलेक्ट सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स विद स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलेंगे, है ना, कि आप क्या कर रहे हो? सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जिसको मिले हैं, तो स्नोबॉल सैंपल, की इन्फॉर्मेंट सैंपल, मैक्सिमम वेरिएशन सैंपल या फिर क्रिटिकल केस सैंपल, कि आप स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही आप सैंपल ले रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप क्रिटिकल केस सैंपल करोगे। ओके, यहाँ पर जो भी उस जैसे कि कोविड-19 से जो ग्रसित थे, आप उनको ही सैंपल बना रहे हो, तो वो क्रिटिकल केस सैंपल हो गया, है ना। क्रिटिकल केस सैंपल इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट टू स्टडी केसेस दैट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रिगार्डिंग द फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आपकी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपने सैंपल लिए हुए हैं उस पर आप स्टडी करोगे, तो वो क्रिटिकल केस सैंपलिंग है। दीज सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड बिकॉज देयर स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस कैन प्रोवाइड, वही लोग दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसको फील करा है, उन्होंने उसे एक्सपीरियंस करा है। स्नोबॉल सैम्पलिंग आप करते हो, सब्जेक्ट को बोलते हो, सब्जेक्ट मतलब आपके सैंपल्स को ही बोलते हो कि फर्दर पार्टिसिपेंट से डेटा फिल कराना। की इन्फॉर्मेंट सैंपल में एक्सपर्ट्स और नॉलेजेबल पर्सन की मतलब उनसे आप लेते हो अपना डेटा, और मैक्सिमम वेरिएशन में कैप्चर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप कैप्चर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें स्कूल ऑफ फिलोसफीज दी हैं, करिकुलम रिकमेंडेड इनके द्वारा, तो वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। बताइए स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट बात करें आंसर की, तो जो रियलिज्म है वो फोकस करता है किस पे? रियलिज्म फोकस करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड पे, लाइफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स पे, फिनोमिनोलॉजी और साइंस एंड एजुकेशन पे, मतलब जो रियल चीजें हैं, रियल एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके आमने सामने आपको दिखती है, उन चीजों पे। आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म फोकस करता है किस पे? दैट इज द ट्रेडिशनल एंड एग्जिस्टेंशियलिस्टिक मेंटल डिसिप्लिन पे। ओके, जो पुरानी चीजें थी उस पर ही फोकस करता है। ओके, कि आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, क्लास में चोक एंड टॉक मेथड से पढ़ाना, स्पिरिचुअल वे में पढ़ाना, उस चीज पे करिकुलम रिकमेंड होता है आइडियलिज्म का। तो अगर हम बात करें ए का जो फोर्थ है, ए का फोर्थ किस में है? सॉरी, ए का फोर्थ किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इज द करेक्ट। प्रैग्मेटिज्म को भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम एंड लाइफ सेंटर्ड प्रोजेक्ट को फोकस करता है, और एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकस करता है कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड, की बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसा उनकी प्रॉपर नीड्स है, उनके नीड्स और इंटरेस्ट एरियाज है, वही वो पढ़ेंगे। ओके, तो डी का क्या होगा? डी का फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज द, यहाँ पे आपको टाइप्स लर्निंग डिसेबिलिटीज दी है और उनको एक्सप्लेन करा गया है, तो आपको मैच द फॉलोइंग लगाना है। डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड है? कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया बात करें तो राइटिंग से रिलेटेड बेसिकली होती है। डिस्ग्राफिया की आपकी राइटिंग बहुत बेकार होती है, तो डिफिकल्टी इन राइटिंग इज रिलेटेड टू डिस्ग्राफिया। ए का क्या होगा? ए का थर्ड होगा, जो कि दो ऑप्शन में, तो बी एंड डी तो कट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अगर हम डिस्कैलकुलिया की बात करें तो जो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आप देखोगे अब यहाँ पर बी का फोर्थ दो ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हमें डिस्प्रैक्सिया पे आना, तो डिस्प्रैक्सिया रिलेटेड टू मोटर स्किल्स पे है ना, कि आप मोटर चल फिर नहीं पा रहे हो, हाथ अपने अच्छे से नहीं उठा पा रहे हो, तो मोटर स्किल्स में दिक्कत आती है, तो डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित हो। मतलब सी का क्या होगा? सी का सेकंड होगा। सी का सेकंड किस में है स्टूडेंट्स? इन दोनों ऑप्शन में से सी का सेकंड है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, तो डिसलेक्सिया है रीडिंग डिसेबिलिटी, कि आप बी को डी पढ़ते हो, डब्ल्यू को एम पढ़ते हो, तो वो है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which one of the following will be the most appropriate description of educational technology? एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है? effective use of hardware for optimizing learning outcome. It is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcome effectively. It is efficient use of software for optimizing learning. It is a technique used in teaching learning process. बताइए कौन सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को? सो स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट कि कौन सा सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो क्या है? नेटवर्क ऑफ वेरियस टेक्निक्स है क्या हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो इंश्योर करता है कि आपकी जो लर्निंग है वो प्रॉपर हो सके, जो आउटकम्स है लर्निंग के वो प्रॉपरली अचीव हो पाए, है ना, तो ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स इफेक्टिवली। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडीज बिकॉज, तो क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए? सैम्पल टेंड टू बी स्मॉल एंड सैम्पलिंग एरर इज लाइकली टू बी लार्ज. Data are only expressed in ordinal scale for effective analysis. The characteristics of whole population is rarely possible to know. Investigators are basically practitioners and lack research expertise. तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि रैंडम सैम्पलिंग क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए? तो सबसे पहली बात तो सैम्पल्स बहुत कम होते हैं। ओके, और दैट इज द सैम्पल टेंड टू बी स्मॉल, सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। डेटा आर ओनली एक्सप्रेस इन ऑर्डिनल स्केल, तो ऑर्डिनल स्केल में नहीं होते रैंडम सैम्पलिंग में, इंटरवल और रेशियो स्केल में होते हैं। ओके, तो ये तो नहीं होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन इज रियरली पॉसिबल टू नो, कि क्वालिटेटिव आप जो रैंडम सैम्पलिंग है, मतलब क्वालिटेटिव स्टडीज में आपको बहुत मुश्किल से सभी लोगों के बारे में पता लग पाता है ना, तो वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं अप्रोप्रिएट है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। investigators are investigators are basically practitioners and lack of research expertise, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड, दैट इज द फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बेंड्यूरा, तो बेंड्यूरा के द्वारा क्या प्रोसेस दिया था लर्निंग का, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, बताइए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, बेंड्यूरा ने बात करी थी अटेंशन की। पहले आप अटेंशन, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, है ना, जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले उस पर अटेंशन दोगे, देखोगे, फिर आप याद करोगे कि आपने क्या देखा, फिर उसको करने की कोशिश करोगे, फिर मोटिवेशन करोगे कि आप बार बार उस चीज़ को करो। लर्नर्स मस्ट हैव द डिजायर और इंसेंटिव टू परफॉर्म द बिहेवियर, कि वो बार बार उस चीज़ को करे। तो बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है 4 मेन प्रोसेस में, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ओके,
पहले मोटिवेशन नहीं होता है, पहले अटेंशन फिर मोटिवेशन नहीं होता है, ना ही अटेंशन रिटेंशन फिर मोटिवेशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कंफ्यूजन इन विच कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द ऑब्जर्वर। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ कंफ्यूजन होती है जब आप फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस करते हो, जिसमें जिसमें जो भी कम्युनिकेशन जो भी बातचीत हो रही है वो नहीं समझ में आती है ऑब्जर्वर के द्वारा, तो उसे क्या बोलेंगे? इनिशिएशन, गिविंग डायरेक्शन, एक्सेप्ट फीलिंग या फिर साइलेंस, बताइए। सो स्टूडेंट बात करें आंसर की तो उसे बोलेंगे साइलेंस, है ना, वहां पर साइलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बात करें फ्लैंडर वर्बल इंटरेक्शन एनालिसिस में, साइलेंस रेफर्स टू द पॉजेस, ब्रेक्स और शॉर्ट पीरियड व्हेन कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर और कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो ये रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करती है, कंफ्यूजन को या फिर वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स को। इनिशिएशन की बात करें तो टीचर नया कंटेंट इंट्रोड्यूस करती है, गिविंग डायरेक्शन में इंस्ट्रक्ट करती है फॉर टास्क और एक्टिविटीज के लिए कि कैसे आपको करना है, और एक्सेप्ट फीलिंग्स में एक्नॉलेजिंग स्टूडेंट इमोशंस को। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेब टू एप्लीकेशन। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? गूगल डॉक्स, यूट्यूब, फेसबुक या फिर ब्लेंडेड लर्निंग, बताइए। सो स्टूडेंट अगर बात करें वेब टू एप्लीकेशन का कौन सा आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल नहीं है वेब टू एप्लीकेशन का, तो ब्लेंडेड लर्निंग नहीं है, बाकी गूगल डॉक्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए और फेसबुक के जरिए आप कर सकते हो। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सांख्या एंड योगा एज अल्टीमेट रियलिटी। तो अल्टीमेट रियलिटी सांख्या और योगा के द्वारा किस चीज को माना गया है? कर्मा को, ड्यूलिस्टिक रियलिज्म को, निर्वाण को या फिर सेल्फ सबसिस्टिंग एब्सोल्यूट को, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट बात करें कि योगा और सांख्या ने किसको माना अल्टीमेट रियलिटी? ड्यूलिस्टिक रियलिज्म को, है ना, कि दो तरह की रियलिटी होती है। जैसे सांख्या की बात करें तो प्रकृति और पुरुष को इन्होंने रियलिटी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल स्टैटिस्टिक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पैरामीटर्स बाय। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैसे एस्टिमेट करते हैं अपनी पॉपुलेशन पैरामीटर्स को, कैसे निकलते हैं? तो एन इंडेक्स ऑफ SESD, है ना, या फिर इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन, इंडेक्स ऑफ सिग्निफिकेंस, इंडेक्स ऑफ द टाइप 1 एरर। तो कैसे पॉपुलेशन पैरामीटर्स को क्या करते हो, पता चलते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हो? तो बेसिकली एस्टिमेट करते हैं हम एन इंडेक्स ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, कि कितना सिग्निफिकेंस लेवल है, उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स को पॉपुलेशन पैरामीटर्स से। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो वैसे तो मुझे ये होमवर्क के लिए देना था, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे बता दिया है। आपको होमवर्क के लिए पहले भी क्वेश्चंस दिए ना, तो कोई नहीं, यहाँ पे हमने 51 क्वेश्चंस बेसिकली करे हैं। मुझे क्वेश्चन आपको लगा कि आपको प्रोवाइड करना चाहिए इसी क्वेश्चन इसी सीरीज में। ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी सीरीज। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और प्लीज़ शेयर करिए चैनल को ताकि बहुत लोगों तक पहुँच सके। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चैनल नहीं पता होगा, या फिर जो मतलब जो बहुत पीछे रह रहे होंगे अभी तक, है ना। अभी भी काफ़ी टाइम है कि आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को तो कर सकते हैं जो पेपर में आएंगे, आ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।